Hello guys, welcome back to Hub of Knowledge Mac, Future Making Training Center and Consultancy Services। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे APQP थर्ड एडिशन वर्सेस सेकंड एडिशन। APQP थर्ड एडिशन में क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। इसमें क्वालिटी गेट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है। ये क्वालिटी गेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, छठा कोर टूल कौन सा ऐड किया गया है, IATF के अनुसार क्या क्या चेंजेस किए गए हैं APQP थर्ड एडिशन में। APQP की डेफिनेशन को थर्ड एडिशन के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे APQP को थर्ड एडिशन लेवल तक क्यों ज़रूरत पड़ गई इसको अपडेट करने की, और इसमें रीच एंड ROHS को ऐड किया गया है। ये रीच एंड ROHS क्या है इसको हम समझाएंगे। सो फ्रेंड्स, लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। APQP का थर्ड एडिशन एंड कंट्रोल प्लान का फर्स्ट एडिशन 1 मार्च 2024 को रिलीज़ हुआ है। इस थर्ड एडिशन के अकॉर्डिंग APQP की डेफिनेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। APQP is a structure framework or documented method which define exact steps to reach the serial production of a product on time without risk, quality failures, delayed changes and unexpected cost। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है APQP एक डॉक्यूमेंटेड मेथड है जिसमें किसी भी न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए फेस वाइज हमें एडवांस में एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है। ओके, उन एक्टिविटीज़ को हम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। जो टाइम फ्रेम कस्टमर के द्वारा दिया गया होता है उसी टाइम फ्रेम में हमें प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी क्वालिटी फेलियर एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो APQP एक की डॉक्यूमेंट है किसी न्यू प्रोडक्ट को ऑन टाइम लॉन्च करने के लिए एज पर कस्टमर एक्सपेक्टेशन। डिसीजन मेकिंग कंपनी ऑफ AIAG। आप सब लोगों को पता है जो कोर टूल हैं AIAG ने डेवलप किए हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल एक्शन ग्रुप। ये जो AIAG है ऑटोमोटिव कंपनीज का ग्रुप है जिनमें से कुछ कंपनीज डिसीजन मेकिंग कंपनीज हैं जैसे क्रिसलर, फोर्ड, जनरल मोटर एंड स्टीलेंटिस। ये कंपनीज कोई भी स्टैंडर्ड जब पब्लिश होता है तो फाइनली इन्हीं कंपनियों से अप्रूवल लिया जाता है और इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन डेट भी यही कंपनियां डिसाइड करती हैं कि ये स्टैंडर्ड कब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड। वाई AIAG रिलीज थर्ड एडिशन। दोस्तों, APQP के सेकेंड एडिशन को थर्ड एडिशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको क्यों अपडेट किया गया। AIAG aims to enhance product development process, overall quality and efficiency. Additionally, the new edition addresses the unique challenges posed by software development for electric vehicles, autonomous driving system and other advanced technologies। दोस्तों, आपको पता है दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है। उसी जो हमारे पेट्रोल एंड डीजल के व्हीकल हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किन किन रिक्वायरमेंट को हमें ध्यान में रखना है, वो चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड है, चाहे वो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हैं, उन सभी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए APQP को थर्ड एडिशन में कन्वर्ट किया गया है। इसके अंदर 10 मेजर चेंजेस बताए गए हैं APQP थर्ड एडिशन में, और 10 मेजर चेंजेस के अलावा इसमें रीच एंड ROHS को भी ऐड किया गया है जो आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा। रीच का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, इवैल्यूएशन, ऑथोराइजेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ केमिकल्स। ROHS का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस। मेजर चेंजेस क्या क्या 10 मेजर चेंजेस किए गए हैं। फर्स्ट मेजर चेंज है कंट्रोल प्लान रिमूव्ड, नाउ इट इज़ ए स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट। दोस्तों, कंट्रोल प्लान का जो डॉक्यूमेंट है APQP में ही कवर किया जाता था सेकंड एडिशन में। इसके लिए कोई सेपरेट मैनुअल नहीं दिया था। इसको कैसे बनाना है, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, APQP के सेकंड एडिशन में ही इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया था अनेक्चर में। नाउ APQP थर्ड एडिशन में इसको टोटली
सेपरेट कर दिया है। अब इसे हम छठा कोर टूल कंसीडर कर सकते हैं। कोर ये कंट्रोल प्लान को प्रोसेस के अकॉर्डिंग कैसे डिज़ाइन करना है, कौन कौन से स्टैंडर्ड कंटेंट हैं जो कि कंट्रोल प्लान के मैनुअल में मिलेंगे आपको। जब ये कंट्रोल प्लान का मैनुअल रिलीज़ हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें कंट्रोल प्लान का फॉर्मेट डेवलप करना पड़ेगा। सेकंड, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। तो इसमें क्या क्या मेजर कवर है? न्यू एंड एग्जिस्टिंग सप्लायर्स असेसमेंट एज पर न्यू चेकलिस्ट विच इंश्योर द सप्लायर कैपेबिलिटी। अगर आपको नया सप्लायर हायर करना है, नया सप्लायर अप्रूव करना है अपने प्रोडक्ट को जो वर्क करने के लिए या कुछ खरीदने के लिए, ओके, जैसे लाइक आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, तो उसे आपको एक चेक शीट बनानी पड़ेगी। उस चेक शीट के अकॉर्डिंग आप सप्लायर को असेसमेंट करोगे, ओके। उस सप्लायर को असेसमेंट करते समय यहाँ पे स्पेशली फोकस किया गया है हाई रिस्क सप्लायर इवेल्युएशन। यहाँ रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क लाइक रिलेटेड टू न्यू सप्लायर लोकेशन ऑब्लिक साइट। उसकी सप्लायर की लोकेशन को भी हमें देखना है, क्या उसकी प्रोबेबल लोकेशन है कि नहीं है। ऐसा ना हो सप्लायर को अप्रूव करने के बाद, डेवलप करने के बाद आपको मटेरियल को रिसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। सेकंड, न्यू टेक्नोलॉजी। सप्लायर के यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपग्रेडेशन सिस्टम है कि नहीं है, मशीन्स अवेलेबल है कि नहीं है, मैन मशीन मटेरियल मेथड सारा इसमें चेक किया जाएगा। पुअर क्वालिटी हिस्ट्री, उसकी पुअर क्वालिटी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, या कोई आपका जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है उसकी पुअर क्वालिटी हिस्ट्री है तो आप उसको दोबारा से इवेलुएट कर सकते हो एज पर द न्यू चेकलिस्ट। उसमें आपको सेफ्टी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है। अगर किसी सप्लायर के पास ISO IATF का सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे सप्लायर से मटेरियल लेना या उसको अप्रूव करना भी रिस्क से कंसीडर किया गया है। तो ये सोर्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसको हमने यहाँ बताया गया है APQP के थर्ड एडिशन में, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। थर्ड है चेंज मैनेजमेंट एंड चेकलिस्ट एडिट। तो चेंज मैनेजमेंट ऑलरेडी IATF में दिया गया है 8.5.6 में, वहाँ आपका ECN PCN से रिलेटेड बताया है। मगर यहाँ क्या क्या कंसीडर करना है APQP थर्ड एडिशन के अकॉर्डिंग, जैसे टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो टाइप्स ऑफ चेंजेस लाइक टेम्परेरी चेंजेस क्या होंगे, परमानेंट चेंजेस क्या हो सकते हैं, बेस्ड ऑन ECN PCN ऑन मैन मशीन मटेरियल मेथड से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। उसके चेंजेस के अकॉर्डिंग हमको रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा बिफोर इम्प्लीमेंटेशन एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। आपको वैलिडेशन का रिकॉर्ड भी रखना है और डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है एज पर द चेंजेस। तो जो लाइव डॉक्यूमेंट होते हैं लाइक PFMEA, SOP, कंट्रोल प्लान, ETC, WI, ETC, इनको आपको अपडेट रिव्यू करके अपडेट भी करना होगा और एडिक्वेट जगह पर इनको डिस्प्ले भी करना है और मेंटेन भी करके रखना है। तो चेंज मैनेजमेंट के इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको एक वर्क इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा। उस वर्क इंस्ट्रक्शन में जो चेंजेस हैं, जो APQP के थर्ड एडिशन में जो सजेशन दिया गया होगा उनको हम रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग WI को बनाएंगे। बाकी आपको IATF के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है ECN PCN एंड मैन मशीन मटेरियल मेथड से रिलेटेड जो टाइप्स ऑफ चेंजेस क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड चेंजेस और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, लाइक प्लान चेंजेस और अनप्लान चेंजेस। उसके अकॉर्डिंग हमें एक कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। वो कंट्रोल मैकेनिज्म कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है और APQP के थर्ड एडिशन में अगर कुछ गाइडलाइंस निकल के आती हैं तो उन गाइडलाइन को हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा चेंज मैनेजमेंट की WI में। कंप्लीट चेक शीट हमको वहाँ डेवलप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसके अंदर क्या चेंजेस है? फोर्थ, रिस्क असेसमेंट मिटिगेशन प्लान। तो इसको IATF के साथ में अलाइन किया गया है। IATF में क्लॉज नंबर 6.1 वहाँ पर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। यहाँ डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उनको एडवांस में आइडेंटिफाई करना, उनको मिटिगेट करने के लिए आपने क्या करंट कंट्रोल ले रखा है और प्रिवेंटिव एक्शन क्या ले सकते हो, ओके। तो फिफ्थ है सप्लायर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैपेसिटी असेसमेंट। ये सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैपेसिटी असेसमेंट करना इसलिए मैंडेटरी हो गया है APQP थर्ड एडिशन में, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, सप्लायर कोई कस्टमर अगर सप्लायर को डेवलप कर लेता है, जब वो सीरियल प्रोडक्शन यानी रेगुलर प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाता है सप्लायर,
तो कस्टमर को अपना जो इसकी एक्सपेक्टेशन डिमांड जो होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता है। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता था? डिलीवरी फेलियर। ओके। जो शेड्यूल क्वांटिटी है उसको मीट नहीं कर पाता था। अब इसमें जो है चेंज, ये इससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट डाल दी गई है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैपेसिटी को आपको असेसमेंट करना है। उसके पास क्या प्लांट कैपेसिटी है, स्पेयर कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी इंक्लूडिंग लाइक असेंबली रिलेटेड, पैकेजिंग रिलेटेड, शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स रिलेटेड। दिस इंश्योर्स अलाइनमेंट विद एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़। तो सप्लायर को एक प्लांट कैपेसिटी का चार्ट बना के तैयार करना पड़ेगा कस्टमर को दिखाने के लिए कि हमारा ये प्लांट कैपेसिटी है, अभी इतना ऑक्यूपाई है और इतना हमारे पास स्पेयर प्लांट कैपेसिटी है। कैपेसिटी मीन्स प्लांट वाइड कैपेसिटी। सेवन्थ, पार्ट ट्रेसेबिलिटी कंटेंट एडिड। तो यहाँ पार्ट ट्रेसेबिलिटी को भी ऐड किया गया है। जो जैसे अभी हमने बताया ना, चेंज मैनेजमेंट भी एक ट्रेसेबिलिटी का ही पार्ट है। जब वहाँ पे कोई चेंजेस होता है तो हमें उसका कंट्रोल मैकेनिज्म इस तरीके से डेवलप करना पड़ता है कि कंट्रोल टाइम पे क्या क्या रिकॉर्ड किया हुआ था, क्या क्या चेंजेस आए थे, वो सारे ट्रेस हो जाएं। इसीलिए यहाँ पर एक पार्ट ट्रेसेबिलिटी को अलग से सेपरेटली ऐड कर दिया गया है। जैसे सपोज़ करो सप्लायर से कोई पार्ट गया मारुति को, और वो पार्ट गाड़ी में लग के कस्टमर एंड यूज़र के पास चला गया और वो पार्ट फेल हो गया। वो फेलियर पार्ट एंड यूज़र ने डीलर के थ्रू मारुति के वारंटी सेंटर में दिया। वहाँ पर मारुति ने टीयर डाउन एनालिसिस करके देखा ये पार्ट जो है सप्लायर नंबर ए से आया है। ओके, जो भी सप्लायर ए है उस पार्ट में उसका बैच कोड पड़ा होगा, उसका मंथली कोड पड़ा रहेगा कि ये पार्ट कौन से सन में, कौन से महीने में और कौन से वीक में प्रोड्यूस हुआ था। तो उससे ये ट्रेस हो जाएगा कि उस लॉट में कितने पार्ट का सप्लायर ने कस्टमर को डिस्पैच किया था और कस्टमर एंड पे कितनी गाड़ियाँ बन चुकी हैं। तो बार कोड वगैरह भी कस्टमर एंड पे इसी से ही यूज़ होता है। चेसिस नंबर पार्ट ट्रेसेबिलिटी का कोड में ही कवर होता है। तो जितना पार्ट जब कवर हो जाएगा कि इस सन में, इस महीने में और इस वीक में इतना मटेरियल गया था, तो वो मटेरियल कितना गाड़ी में लग चुका है और कितनी गाड़ियां एंड यूज़र पे जा कर के सेल हो चुकी हैं। तो सभी गाड़ियों को ओईएम क्या करेगा, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसको रिकॉल करेगा। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रिकॉल। तो उसमें जो पार्ट फॉल्टी है उस पार्ट को चेक करेंगे और एनालिसिस किया जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम पार्ट ट्रेसेबिलिटी को अधेयर करेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये यही बता रहा है, इंश्योरिंग इफेक्टिव पार्ट ट्रेसेबिलिटी इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रोडक्ट इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी। तो पार्ट ट्रेसेबिलिटी जो है क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है, उसकी लाइफ को भी इंडिकेट करता है। अगर कोई पार्ट गारंटी वारंटी के पीरियड में ही फेल हो जाता है तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसकी गारंटी वारंटी पीरियड क्या है? ट्रेसेबिलिटी से पता लगेगा, उसके जो लेबल्स वगैरह होते हैं उससे पता लगेगा। एट्थ, एनहांस टास्क कंप्लीशन रिव्यू चेकलिस्ट। ये यानी माइलस्टोन, फेस वाइज हमें क्या क्या काम करना है और कब कब करना है, ये सारा माइलस्टोन्स वहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। जैसे एसओपी डेट क्या है, T0 की डेट क्या है, T1 की डेट क्या है, T2 सबमिशन डेट क्या है। ओके, इस रिव्यू चेकलिस्ट को क्वालिटी गेट सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, जो कि क्वालिटी गेट सिस्टम अभी आपको मैं समझाऊंगा। नाइन्थ पॉइंट, एपीक्यूपी प्रोग्राम मैट्रिसेस। क्या है ये? की मैट्रिक्स सच एज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, सबमिशन सबमिटेड ऑन टाइम एंड द परसेंटेज ऑफ पीपैप अप्रूव्ड इन द फर्स्ट सबमिशन। इट विल बी हाईलाइटेड द टीम परफॉर्मेंस। तो एपीक्यूपी प्रोग्राम मैट्रिक्स मतलब जब आप एपीक्यूपी मैट्रिक्स बनाते हो तो फेस वाइज हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है वो हम एपीक्यूपी मैट्रिक्स से अडॉप्ट करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी को कौन सा डिपार्टमेंट करेगा और कब तक करेगा। ओके, तो हम इसमें डिफाइन कर देते हैं कि एपीक्यूपी के टाइम पे पीपैप के कितना परसेंटेज, कितना काम और कितना डॉक्यूमेंट हमको कब तक करके देना है और फाइनली पीपैप सबमिट हमको कब करके देना है। तो हम पहले से ही ये माइलस्टोन डिफाइन कर लेते हैं कि एज पर द एसओपी एट द कस्टमर एंड।
तो वहाँ पे हम जो है जो हमारे जो मेन जो माइलस्टोन होंगे, T0 कब करके देना है, T1 कब करके देना है, T2 किस डेट को सबमिशन करना है, फाइनल एसओपी कब है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना है, जिनको हम माइलस्टोन बोलेंगे। तो इससे टीम की परफॉर्मेंस निकल के आती है कि टीम ने उस माइलस्टोन के अकॉर्डिंग या डेट के अकॉर्डिंग अपना काम किया है कि नहीं किया, कस्टमर को सारी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं कि नहीं किए। 10th मेजर चेंजेस है न्यू गेटेड मैनेजमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम कंसेप्ट रिव्यू। तो ये गेटेड मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? गेट रिव्यूज प्ले ए की रोल इन इंश्योरिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, aligning gate reviews with typical program milestones enhance project visibility. This alignment ensure that project faces progress systematically. तो जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे ये जो पॉइंट गया है, क्या पॉइंट गया है ये, एंड पॉइंट नंबर 8 एनहांस टास्क कंप्लीशन रिव्यू चेकलिस्ट। तो इसको गेट के साथ में जोड़ा गया है। ओके, तो गेट में जो या तो एपीक्यूपी की जो फेस है, उस फेस वाइज एक्टिविटी को हमको रिव्यू करना होता है। ये पहले भी करते थे। जो जितने भी फेस हैं, 5 फेस हैं एपीक्यूपी में। फेस 1 में जो एक्टिविटी हैं उनको जो है हर 15 दिन में या वीक में जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उस एक्टिविटी को आपको रिव्यू करना है टॉप मैनेजमेंट के साथ या सीएफटी के साथ में। ओके, तो वो हम वहाँ पे हम कहते थे फेस रिव्यू। ओके, एपीक्यूपी फेस रिव्यू रिकॉर्ड। बट यहाँ पे स्पेशली उन्होंने गेटेड मैनेजमेंट के नाम से, और इसको बोलते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट रिव्यू के नाम, क्वालिटी गेट मैनेजमेंट के नाम से यहाँ पे एक सिस्टम ऐड कर दिया गया है। तो इसमें क्या क्या मेजरली देखा गया है कि जो भी जो प्रोग्राम आपने बनाया है एपीक्यूपी का, जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करोगे डेट वाइज, उनको हर एक फेज कंप्लीट होने के बाद आपको एक क्वालिटी गेट के थ्रू एक अप्रूवल लेना है और रिव्यू करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टॉप मैनेजमेंट की, जिनको हम लीडर्स बोल सकते हैं। तो क्या लिखा है, तो रिव्यू कौन करेगा, और रिव्यू के करते समय सीएफटी भी इंक्लूड रहेगी। तो सपोर्ट फॉर द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेट ऑन लीडरशिप सिस्टम। लीडर्स का काम खाली जो है, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, जहाँ लाइक आपका क्वालिटी हेड हो गया एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, एनी अदर कोई टॉप मैनेजमेंट का कैंडिडेट इसमें इन्वॉल्व है, तो उसका काम सिर्फ रिव्यू करना नहीं रहेगा। अगर कोई सपोर्ट चाहिए या कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, वो भी उसको टीम को देना पड़ेगा और टीम को गाइड भी करना पड़ेगा। तो जो लीडर्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई है। रिव्यू ऑफ सप्लायर एपीक्यूपी एक्टिविटीज़ नॉट ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो आपकी कंपनी में जो पार्ट डेवलप हो रहा है उसी के ही एपीक्यूपी आपको रिव्यू करना है। सपोज आपने कोई चाइल्ड पार्ट किसी सब सप्लायर को दिया हुआ है, तो उस जो सप्लायर उस पार्ट को डेवलप करने में क्या क्या एक्टिविटीज़ करेगा, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही आपका सप्लायर करेगा, तो उसकी एपीक्यूपी एक्टिविटीज़ को भी आपको क्या करना है, रिव्यू करना है, और उस एक्टिविटीज़ को अपने प्रोडक्ट की एपीक्यूपी के साथ में अलाइन करके कस्टमर को रिप्रेजेंट करना है। तो क्वालिटी गेट कितने होते हैं? क्वालिटी गेट है प्रिपरेशन अप्रूवल बाय द स्टीयरिंग कमेटी। तो पहला जो गेट है आपका, फर्स्ट फेस आपका जो भी आपने एक्टिविटी करनी है वो यानी प्लान एंड प्रिपरेशन, आपका जो एपीक्यूपी का फर्स्ट फेज है, प्लान एंड डिफाइन दी प्रोग्राम। वहाँ पे हम जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उस एक्टिविटीज़ को आपको अप्रूवल लेना है गेट 1 में। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है प्रिपरेशन अप्रूवल बाय द स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी होती है डिसीजन मेकिंग कमेटी, जो कि टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड है। गेट 2 प्रोटोटाइप अप्रूवल बाय द स्टीयरिंग कमेटी। तो जो सेकंड फेस है वहाँ पे आपका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आपको प्रोटोटाइप की ज़रूरत है या नहीं है, तो ये भी कौन देगा, ये सेकंड गेट पे जब फाइनली रिव्यू किया जाएगा तो आपको टॉप जो लीडर्स हैं या स्टीयरिंग कमेटी जो अलग से बनाई गई है टॉप मैनेजमेंट से, वो आपको अप्रूवल देगी कि प्रोटोटाइप आपको डेवलप करना है, कब करना है, इस तरीके का अप्रूवल आपसे आपको देगी वो। गेट नंबर 3 पायलट लॉट अप्रूवल बाय द स्टीयरिंग कमेटी। तो जब आप एपीक्यूपी के थर्ड फेज पे काम करोगे, ओके, थर्ड फेज जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फोर्थ फेज पे आप आओगे, वैलिडेशन करना है। तो वैलिडेशन कैसे करोगे? आपको प्रोसेस को
वैलिडेट करने के लिए प्रोडक्शन ट्रायल रन करना पड़ेगा, यानी पायलट लॉट निकालना है। तो पायलट लॉट कब निकालना है, कैसे निकालना है, ओके, उसकी जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपको स्टीयरिंग कमेटी अप्रूवल देगी विद द अलाइनमेंट ऑफ कस्टमर। गेट नंबर 4, सीरियल अप्रूवल बाय द स्टीयरिंग कमेटी। तो आपका पायलट लॉट कंप्लीट होने के बाद सारे पीपैप के डॉक्यूमेंट आपके कंपाइल हो जाएंगे, कस्टमर को आप पीपैप सबमिट कर दोगे और फाइनली जब कस्टमर से अप्रूवल आ जाएगा तो आपका पार्ट सीरियल प्रोडक्शन में मूव कर जाएगा। और सीरियल प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको स्टीयरिंग कमेटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसको इंटरनल अप्रूवल भी बोलेंगे और एक्सटर्नल अप्रूवल कहाँ से मिलेगा, आपको कस्टमर से मिलेगा। तो ये 4 क्वालिटी गेट हैं। क्वालिटी गेट का मतलब ये है फाइनली रिव्यू करना, ओके, कि एक्टिविटीज़ जो हमने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमारा एक्चुअलिटी में निकला है कि नहीं निकला। उसमें कुछ अगर करेक्शन है तो टीम के साथ डिस्कस करना, टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करके उससे रिलेटेड उसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या आपको रिसोर्सेज चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो आपको टॉप मैनेजमेंट देगा, जिसको हम बोलेंगे स्टीयरिंग कमेटी। तो ये 4 क्वालिटी गेट यहाँ पे बताए गए हैं। दोस्तों, ROHS से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में लिंक में दे दूंगा, और रीच के ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो कीप कंटिन्यू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। थैंक यू।